दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक खतरनाक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है होंतो नियात्ता कोवाई हनाशी, जिसका मतलब होता है रियली स्केरी स्टोरीज। और इस मूवी में हमें 5 बहुत डरावनी कहानी दिखाई गई है जो आपको बहुत पसंद आएगी। IMDb ने इसे 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और सारी कहानियों के प्लॉट्स अच्छे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसपे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं होंतो नियात्ता कोवाई हनाशी मूवी की एक डरावनी कहानी। तो पहली कहानी का नाम है द अबेंडेंड फैक्ट्री, जो ऑब्वियसली शुरू होती है एक पुरानी खंडर फैक्ट्री को दिखाते हुए। हम लोग देखते हैं मसातो और उसकी दोस्त तकाशी को जो वहां पर पहुंचते हैं उस जगह की सफाई करने के लिए, क्योंकि ये जगह अब बिक चुकी है और उन लोगों को सफाई करने के लिए हायर करा गया है। पर वो जगह इतनी ज्यादा खंडर थी कि सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर रहा था। खैर तकाशी मसातो को छोड़कर दूसरी तरफ सफाई करने के लिए चले जाता है और वो जाता है कमरों के अंदर जहाँ पर अजीब से चांद वगैरह लटके हुए थे। तकाशी वहां पर सफाई कर ही रहा था कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो दूसरे कमरे में उन आवाजों के पीछे जाता है जहां पर उसे आता है अपने दोस्त का फोन। तकाशी अपने दोस्त से बात करते करते वापस पहले वाले कमरे में आ जाता है, पर फोन काटते ही उसे फिर से वही आवाजें आने लगती है और हम लोग एक छोटे से शीशे के अंदर एक औरत की आत्मा उसके पीछे देख पाते हैं। वो आत्मा अचानक ही तकाशी का चेहरा पकड़ लेती है और उसे हवा में उड़ाकर मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ मसातो उस जगह की फोटोज वगैरह ले रहा था कि एक फोटो में धुंधली परछाई कैद होती है जो असलियत में वहां पर नहीं थी। मसातो एक और फोटो लेता है और वो परछाई और ज्यादा नजदीक आ जाती है और फिर वो कई सारी फोटोज लगातार लेता है जिनके अंदर धीरे धीरे वो लड़की की आत्मा उसके पास आती जाती है, पर असलियत में वहां पर कोई भी नहीं था। डर के मारे मसातो जाता है तकाशी को बुलाने के लिए, बट तकाशी अब उसे कहीं भी नहीं मिलता। मसातो तकाशी को पूरी फैक्ट्री में ढूंढना स्टार्ट कर देता है और एंड में उसे एक पुरानी भट्टी मिलती है जिसमें आग जल रही थी और हम लोग समझ जाते हैं कि उस आत्मा ने तकाशी को भट्टी के अंदर जला दिया है। वहां पर अब अचानक ही मसातो को भट्टी में दिखाई देती है वो डरावनी आत्मा और वो जमीन पे गिर जाता है और फिर तभी एक प्लास्टिक बैग के अंदर से निकलती है क्रॉल करते हुए वो खौफनाक आत्मा जिसका चेहरा जला हुआ था, और उसे देखकर मसातो तुरंत वहां से भाग जाता है। पर हमें एंड में बताया जाता है कि उस बेचारी लड़की को इसी फैक्ट्री के अंदर एक गुंडे ने जिंदा जलाकर मार दिया था और जब से ये जगह हॉन्टेड है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है साइकिक। कहानी में हम लोग मिडोरी को देखते हैं जो रात के टाइम पार्क में कुछ ढूंढ रही थी। पर ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले से जब मिडोरी अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी और उसे एक एंटीक जापानीज डॉल मिली थी जिसके बाल बहुत ज्यादा खराब थे। मिडोरी का बॉयफ्रेंड था ताकाहारा और वो दोनों अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे थे। पर जब मिडोरी फ्रिज से कुछ लेने के लिए जाती है तो हम लोग एक पल के लिए एक आत्मा को देख पाते हैं और तभी गेट भी अपने आप बंद हो जाता है। मिडोरी थोड़ा घबरा जाती है और वो जाके ताकाहारा को बोलती है कि उन्हें इस घर को क्लेंस वगैरह करवा देना चाहिए, पर ताकाहारा उसकी बात नहीं मानता और यहाँ से सीन वापस पार्क में जाता है जहाँ पर मिडोरी पार्क के अंदर इधर उधर भटक रही थी। मिडोरी के पीछे हम परछाइयों को घूमता हुआ देख पाते हैं जिससे मिडोरी बेखबर थी, पर थोड़ी देर बाद उसके सामने आ जाते हैं पैर और मिडोरी देख पाती है एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी चेहरा जिससे डर कर वो भागती है। भागते भागते वो जा ही रही थी कि तभी उसके सामने वो जापानीज डॉल आ जाती है। सारे पेड़ के पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं और डिमोनिक हाथ हर जगह से बाहर निकलने लगते हैं, पर तभी वहां पर आ जाता है ताकाहारा। ताकाहारा को देखकर मिडोरी थोड़ा शांत होती है, पर अचानक ही ताकाहारा को कुछ डरावना दिखाई देता है और वो मिडोरी को अकेला छोड़कर खुद भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों मिडोरी को पकड़ लिया था बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज ने। दोस्तों ताकाहारा मिडोरी को मरने के लिए छोड़ जाता है, पर हमें पता चलता है कि वो जो डॉल थी असल में डिमोनिक शक्तियों से कनेक्टेड थी जो घर के पास बने हुए पार्क के अंदर रहती है। और ये सब कुछ जब स्टार्ट हुआ था जब उस घर के अंदर एक साइकिक ने खुदकुशी कर ली थी।
हमें एंड में वो डिमोनिक शक्ति अभी पार्क के अंदर इधर उधर मंडराती हुई दिखाई जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है डेट समवन। हम लोग देखते हैं मिसामी नाम की एक लड़की को जो स्कूल से घर आती है और आज उसे घर पे अकेला रुकना था क्योंकि घर के बाकी लोग बाहर गए थे। वो अपना खाना वगैरह खा लेती है और बैठ के अपना टीवी देखने लगती है और टीवी पे वो हॉरर शो देख रही थी। डर के मारे मिसामी अपना दूध कारपेट पे गिरा देती है और उसे साफ करते वक्त मिसामी को कारपेट के नीचे मिलता है खून का एक निशान और तभी टीवी ग्लिच करने लगता है। टीवी अब बंद भी नहीं होता पर मिसामी उसका प्लग निकालकर पीछे से उसे बंद कर देती है। पर अब बाथरूम में उसका नहाने का पानी तैयार हो चुका था। मिसामी नहाने के लिए जाती है पर वो बुरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि बाथटब में पानी की जगह अब खून आ गया था। मिसामी पानी के अंदर हाथ डालकर चेक करती है पर उसके हाथ में आ जाते हैं एक औरत के बाल और जल्दी ही एक डेड बॉडी ऊपर तैरकर आ जाती है। डर के मारे मिसामी भागती है और वो जाकर सो जाती है पर अब आधी रात को उसे अपने पापा के कमरे से कुछ शोर आने लगता है और जब वो जाकर चेक करती है तो बिस्तर पे खून ही खून पड़ा था और चादर के अंदर कोई लेटा हुआ था। मिसामी चादर को हटाने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसकी बड़ी बहन आ जाती है। मिसामी सब कुछ अपनी बहन को बताती है पर मिसामी की बहन उसे समझाती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम पूरे दिन हॉरर चीजें देखती रहती हो। खैर उसकी बहन मिसामी को बोलती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम 10 तक गिनती गिनना और ताली बजाना जिससे डर चले जाएगा। उसकी बहन इसके बाद सोने के लिए चले जाती है और मिसामी भी वापस सोने की कोशिश करती है पर वो सो नहीं पाती। उसे फिर से बाहर से आवाजें आती है और वो फिर से चेक करने के लिए जाती है पर अब लाइट काम नहीं कर रही थी। मिसामी अब 10 तक गिनती गिनकर ताली बजाते हुए आगे बढ़ती है और पहुंचती है लिविंग रूम में जहां पर उसे फोन आता है पर फोन पे अचानक ही कोई चिल्लाता है और टीवी पे वही हॉरर शो चालू हो जाता है। मिसामी बुरी तरीके से डर जाती है पर तभी टीवी पे ग्लिचिंग होने लगती है और हमें दिखाई जाती हैं 3 फोटोज। एक में उसका पापा बेडरूम में मरा पड़ा था, एक में उसकी माँ बाथटब के अंदर और एक में उसकी बहन लिविंग रूम में। तीनों का ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था जब मिसामी स्कूल में थी और अब मिसामी का दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग घूमने गए हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मिसामी को अब अपने घर वालों की आवाजें सुनाई देने लगती है और टीवी में अब उसका पापा खड़ा होता है और चलते हुए आ जाता है मिसामी के पास, जिसे देखकर मिसामी बुरी तरीके से चिल्लाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द सॉइल ऑफ डेथ। ये कहानी शुरू होती है मारी नाम की एक लड़की और उसकी दोस्त लिसाको को दिखाते हुए और मारी और लिसाको गुच्ची के खेत में काम करने के लिए आए हुए थे जिसने अपने खेत के बारे में आर्टिकल इंटरनेट पे डाला हुआ था और सारे लोग गांव की खुशबू लेने के लिए वहां पर आते थे। गुच्ची दोनों लड़कियों को खेती के बारे में सिखा रहा था पर मारी को कुछ तो अजीब वहां पर लग रहा था। खैर खेती करते वक्त लिसाको एक केचुए से डर जाती है पर गुच्ची उसे उठाकर लिसाको को समझाता है कि केचुए मिट्टी के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर बाद लिसाको और मारी कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं और गुच्ची एक नई जगह पे हल चलाना स्टार्ट करता है कि तभी उसे मिट्टी के अंदर से आवाजें आने लगती है और अचानक ही एक डिमोनिक शक्ति गुच्ची को मिट्टी के अंदर खींचकर मार डालती है। अब अगले दिन मारी वापस खेत पे काम करने के लिए आती है पर वो आज अकेले आई थी और आज उसे गुच्ची कहीं नहीं मिलता। वो अकेले ही मिट्टी के अंदर हल चलाने लगती है पर जब वो लंच के लिए जाती है तभी कोई उसकी गाड़ी के शीशे पे मिट्टी के हाथ छाप जाता है। आसपास का मौसम भी अब बदलने लगता है और मारी के आसपास कुछ तो डिमोनिक हो रहा था। मारी डर के मारे भागने लगती है कि तभी सामने की मिट्टी में होती है हलचल और फिर मिट्टी के अंदर से बाहर क्रॉल कर कर आती है एक डिमोनिक लड़की जो मारी की तरफ बढ़ती है। वो डिमोनिक लड़की मारी को भी मार डालती है पर हमें पता चलता है कि इसी खेत के अंदर किसी ने उस लड़की को रेप कर कर और मार कर दफना दिया था और इसलिए ये जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड और खतरनाक बन चुकी है। अब 5वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है शिनसेन।
ये कहानी शुरू होती है चिसातो और उसकी दो दोस्त मिसुकी और रीता को दिखाते हुए। वो तीनों स्कूल से वापस घर लौट ही रही थी कि अचानक चिसातो का फोन आ जाता है। चिसातो बाकी दोस्तों को घर भेज देती है और फोन पे बात करने लगती है कि अचानक उसे कुछ अजीब फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिसुकी और रीता ज्यादा दूर गए भी नहीं थे कि ऊपर से चिसातो के पास एक चप्पल गिरती है और फिर एक लड़की फेंस के ऊपर सीधा गिरती है और चिसातो के सामने मारी जाती है। मिसुकी और रीता तुरंत अपनी दोस्त को संभालते हैं, पर यह शुरुआत थी एक खौफनाक कहानी की। अब चिसातो हो जाती है थोड़ा डिप्रेस्ड और वो स्कूल में भी अकेले अकेले रहने लगती है। चिसातो मिसुकी और रीता से भी अब ज्यादा बात नहीं करती और उन तीनों की गहरी दोस्ती बस अब हाय हेलो तक सीमित रह गई थी। चिसातो खुद भी अपनी दोस्तों के पास नहीं जाती थी और वो एक दिन स्कूल के स्टोरेज रूम में काम कर रही थी कि उसे अपने पीछे कुछ फील होने लगता है और हम लोग स्कूल में होती हुई कुछ हॉन्टिंग्स को भी देख पाते हैं, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब उस दिन रीटा जब घर जा रही थी तो उसे अननोन नंबर से एक फोन आता है, पर फोन पे कोई कुछ बोलता नहीं है, बस उसे एक डिमोनिक आवाज सुनाई देती है जिससे रीटा डर जाती है। वो फोन काट कर आगे बढ़ती है, पर फोन फिर से आता है और फिर से उसे वो डिमोनिक आवाज सुनाई देती है, पर इस बार हम लोग उसके पीछे उस लड़की की आत्मा को देख पाते हैं। अचानक ही रीटा के बैग में हलचल होने लगती है और बाहर निकलते हैं लंबे लंबे बाल, जिससे रीटा बुरी तरीके से डर जाती है और वो अपना बैग छोड़कर भागती है। वो भागते भागते गिर जाती है, पर जब वो उठने की कोशिश करती है तो किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया था। वो एंटिटी पहले तो रीटा को दिखाई नहीं देती, पर फिर रीटा को वो आत्मा दिखाई देती है जिसने रीटा के पैर कसकर दबा लिए थे और बेचारी रीटा रोड पर काफी देर तक फंसी रहती है और उस दिन उसका एक्सीडेंट होते होते भी बच जाता है। सीन अब जाता है चिसातो पे, जो अपने फोन पे लगी हुई थी कि स्टोरेज रूम में कुछ आवाजें होने लगती है। कुछ देर तक आवाजों को चिसातो इग्नोर करती है, पर फिर डब्बे अपने आप गिरने लगते हैं। चिसातो डब्बों को वापस रखना स्टार्ट करती है, पर डब्बे अब बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगते हैं और चिसातो अब डर कर भागती है, पर उस आत्मा ने चिसातो पे भी नजर रखी हुई थी। सीन मिसुकी पे जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि उसे पार्क की दूसरी तरफ वो आत्मा दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। मिसुकी को पता चलता है कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे लेट लेने के लिए आएगा, तो इसलिए वो वापस चली जाती है स्कूल में। वो टॉयलेट में अपना मेकअप ठीक करने लगती है, पर तभी एक स्टॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मिसुकी अब उस दरवाजे को खटखटाती है जो अंदर से लॉक था और फिर उसे लगता है कि शायद कोई अंदर चले गया होगा, पर तभी स्टॉल के नीचे से निकलने लगता है बहुत सारा खून। मिसुकी सोचती है कि जो भी इंसान अंदर है उसे मदद चाहिए और इसलिए वो दरवाजा पीटने लगती है, पर जब दरवाजा खुलता है तो अंदर कोई भी नहीं था और तभी वो डिमोनिक आत्मा मिसुकी के पीछे आ जाती है और यहीं से सीन कट हो जाता है। सीन अब जाता है चिसातो पे, जो अपनी साइकिल लेके निकलती है घर की ओर। वो रास्ते में एक डरावनी टनल से निकलती है कि तभी उसका हाथ कोई पीछे से पकड़ लेता है। चिसातो डर के मारे चिल्ला पड़ती है, पर पीछे कोई भी नहीं था और तभी उसे आता है मिसुकी का मैसेज, जो बोल रही थी मेरी मदद करो, मैं फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में फंसी हुई हूँ। चिसातो मिसुकी को तुरंत फोन लगाती है, पर फोन नहीं लगता और इसलिए वो भागती है वापस स्कूल। चिसातो तुरंत पहुंचती है फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में, पर वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। चिसातो डरते हुए आगे बढ़ती है और जाके स्टॉल्स के अंदर चेक करना शुरू करती है। सारे स्टॉल्स को वो एक एक कर खोलती है, पर तभी एक स्टॉल अपने आप बंद हो जाता है। चिसातो जाके उस स्टॉल को वापस खोलकर चेक करती है, पर अंदर कोई नहीं था और तभी उसे दिखाई देती है मिसुकी, जो अब डिमोनिक हो गई थी। चिसातो मिसुकी से बात करने की कोशिश करती है, पर मिसुकी अजीब आवाजें निकालने लगती है और अचानक चिसातो को डरा देती है। मिसुकी खून की उल्टी चिसातो के ऊपर कर देती है और फिर बदल जाती है उस डिमोनिक आत्मा में। वो आत्मा अब चिसातो की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है और चिसातो डर के मारे कोने में छुप जाती है और फिर वो आत्मा चिसातो के चेहरे के पास अपनी उंगली चारों ओर घुमाने लगती है, जैसे वो कुछ पॉइंट करने की कोशिश कर रही हो, जिसके बाद वो आत्मा गायब हो जाती है।
चिसातो को लगता है कि वो बच गई, पर फिर वो आत्मा स्टॉल के ऊपर से क्रॉल करते हुए निकलती है और अपने खौफनाक चेहरे से चिसातो को बुरी तरीके से डरा देती है। हमें यहाँ पर लगता है कि तीनों लड़कियों को उस आत्मा ने मार डाला, पर ऐसा नहीं था। असल में दोस्तों, वो आत्मा उन तीनों लड़कियों को कुछ बताना चाह रही थी और डराने के बाद वो गायब हो गई थी। हम लोगों को अब पता चलता है कि मरने से पहले उस लड़की की उंगलियां थोड़ी फड़फड़ा रही थी, क्योंकि वो किसी जगह को पॉइंट करने की कोशिश कर रही थी, पर वो बात रीता, मिसुकी और चिसातो किसी भी हाल में नहीं समझ पाए थे, और इसलिए उन तीनों को वो आत्मा वो बात याद दिला रही थी, ताकि उन तीनों को याद आ जाए कि मरने से पहले वो लड़की किस जगह पर पॉइंट कर रही थी। अब तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि बात क्या थी, और हमें पता चलता है कि लड़की ने अपने किलर के घर पे पॉइंट करा था, और एंड में तीनों लड़कियों ने उस आत्मा को इंसाफ दिलवा दिया था, और इसके बाद से उन तीनों की दोस्ती भी ठीक हो गई थी, और यहीं पे कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अब छठी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है शैडोज सिटिंग बाय देयर फीट। हम लोग देखते हैं 5 लड़कियों को जो स्लीप ओवर के टाइम पे मस्ती कर रही थी, सिवाय यूकी नाम की लड़की के। यूकी को अब मैगुमी नाम की एक लड़की बताती है एक मंत्र, जिससे उसे अच्छी नींद आ सकती है रात के टाइम, क्योंकि यूकी को इंसोम्निया था, और यूकी रात को सोने से पहले उस मंत्र को बोलती है, पर वो काम नहीं करता। अब अचानक ही यूकी को खिड़की के पास एक शैडोई फिगर दिखाई देती है, जो जल्दी ही बहुत तेज तेज हिलने लगती है। यूकी को लगता है कि वो मैगुमी है, पर तभी मैगुमी सीधा होकर लेट जाती है, और अब यूकी को उस शैडो से डर लगने लगता है। शैडो और ज्यादा तेज तेज हिलने लगती है, और उसकी स्पीड हर सेकंड के साथ बढ़ती जाती है, और डर के मारे यूकी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, पर दूसरी तरफ तो 2 और शैडोज बैठी हुई थी, और वो भी तेज तेज हिलने लगती है। अब अचानक ही शैडोज हिलना बंद कर देती है, और फिर रोल करके यूकी की तरफ बढ़ती है, और यूकी फिर से डर के दूसरी तरफ मूव कर लेती है, पर अब दूसरी तरफ 3 शैडोज जमीन पर बैठी हुई थी, और मैगुमी के मुंह के ऊपर चावल खा रही थी। डर के मारे यूकी कंबल ओढ़कर सो जाती है, पर नेक्स्ट डे मैगुमी गायब हो गई थी, और बिस्तर पे पड़े हुए थे सिर्फ चावल। हमें पता चलता है कि मैगुमी विचक्राफ्ट को यूज करने की कोशिश कर रही थी काफी टाइम से, और अब जो उसके साथ हुआ वो उसी का नतीजा है, और अब वो हमेशा के लिए गायब हो गई थी, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 की जगह 6 कहानी बताई है, पर इनमें से एक कहानी मूवी की नहीं थी। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कहानी मूवी के अंदर नहीं थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन होंतो नि आता कवाई हनाशी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।